नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी विद श्रावित चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको सबसे पहले कुछ खास खबरें बता देते हैं, उसके बाद विस्तार से आपको खबरें भी बताएंगे। तो कुछ खास खबरें आपको बता देते हैं। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब सरकार आज पेश करेगी एसवाईएल संशोधन बिल 2016। एसवाईएल के लिए अधिग्रहण की गई जो जमीन है उसको डी एक्वायर करने को लेकर यह बिल है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में बिल को पेश करने को मंजूरी दी गई थी और हरियाणा ने पंजाब सरकार के इस बिल का विरोध किया है। तो ये जो घटनाक्रम है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पंजाब और हरियाणा में जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हम देंगे। अगली खबर हरियाणा से जुड़ी है। ये बड़ी खबर है हरियाणा से जुड़ी कि विधानसभा में आज बजट सत्र का आगाज होगा हरियाणा विधानसभा में और हंगामेदार रहने की इसकी उम्मीद है। जाट आरक्षण के दौरान हिंसा का मुद्दा यहां पर उछल सकता है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों की मांग है कि सरकार की तरफ से जो अभिभाषण तैयार है वो ना पढ़े राज्यपाल। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर। यहां पर 2 युवकों की लोकेशन ट्रेस हुई है। कुल मिलाकर 8 युवक थे, 6 को रेस्क्यू कर लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चंद्रखणी पास में ये फंसे हुए थे और इस पूरी खबर को कल पूरा दिन हमने आपको लाइव दिखाया, तमाम अपडेट्स हमने आपको दी और आज इन 2 युवकों की लोकेशन को लेकर इनको क्या कुछ किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है ये अपडेट भी आपको देंगे। तो ये 3 खास खबरें, इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। विस्तार से खबरों पर अब हम नजर डालते हैं और सबसे पहले पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई खबर। आज का दिन पंजाब और हरियाणा की सियासत में काफी हलचल भरा रहने वाला है क्योंकि दोनों सूबों के बीच विवाद का बड़ा मुद्दा बने एसवाईएल की जमीन पर खेती करने की तैयारी आज से शुरू होनी है। आज पंजाब सरकार विधानसभा में एसवाईएल संशोधन बिल 2016 पेश करेगी। सोमवार को पंजाब सरकार राज्य की विधानसभा में द पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनाल अमेंडमेंट बिल 2016 लाने जा रही है, जिसके अनुसार एसवाईएल के तहत नोटिफाई हुई जमीन को डी नोटिफाई किया जाएगा। इस बड़े कदम से घबराई हुई हरियाणा सरकार किसी भी तरह इसको रोकना चाहती है। रविवार को भी बीजेपी विधायक दल की बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की गई। इससे पहले हरियाणा की सर्व पार्टी मीटिंग बुलाकर पंजाब के इस कदम का विरोध किया गया और हरियाणा के मंत्रियों के एक वफद ने दिल्ली में गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर अपना दुख सुनाया। वैसे लगता है कि पंजाब सरकार के इस बिल को कानून बनाने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर राज्य की विधानसभा इस बिल को पास कर भी देती है तो इसको राज्यपाल के पास पास करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों राज्यों के राज्यपाल साझे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर पंजाब सरकार इस बिल पर आगे बढ़ती है तो वो राज्यपाल को कहकर इसको खारिज करवाने की मांग करेंगे। इसलिए एसवाईएल के भविष्य का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाकर 2004 में कैप्टन की ओर से एसवाईएल के रद्द किए गए समझौतों वाले कदम पर बड़ा दाव मारने की कोशिश जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों अपने अपने राज्यों के हित में डटे हुए हैं और हरियाणा के कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह ने एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा का पक्ष लिया है। एसवाईएल के मुद्दे पर उबल रही सियासत के दरमियान हर सियासी पार्टी और नेता अपना अपना पक्ष जनता की कचहरी में रख रहे हैं, लेकिन इस सब को लेकर हरियाणा बीजेपी मुश्किल वाले हालातों में घिरी हुई है। दावों के बीच अब हरियाणा का कालांवाली से अकाली दल के इकलौते विधायक बलकौर सिंह कालांवाली ने एसवाईएल के मुद्दे पर अपनी पंजाब इकाई के विरुद्ध हरियाणा का पक्ष लेने का ऐलान किया है और हरियाणा बीजेपी को अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा है। वहीं अकाली दल को राज्य के हितों के अनुसार अकाली विधायक के स्टैंड पर कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। उन्होंने सरकार दी उन्हों दी गल होर है, ये तो बीजेपी की सरकार 3 ਥਾਵਾਂ ती है। पहले बीजेपी स्पष्ट करे बीजेपी की कहना चाहती है। जे बिल सरकार दे विच लेके आउंदे ने, बिल की रूपरेखा की है, वो बिल दे विच जो रूप बहस होगी विधान सभा दे विच जो हरियाणे के लोगों के हित च होगा। मैं हरियाणे का रहने वाला, हरियाणे के लोगों के हित की गल करूँ। सारिया पार्टियां उत्थे दियां, कांग्रेस पार्टी की भी उत्थे दी यूनिट का अपना स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना स्टैंड है। साडी भी उत्थे लोकल यूनिट उन्होंने अपना राइट है, उत्थे दे रहने वाले हैं, वो अपने हिसाब से फैसला ले लेते हैं, सानू कोई इतराज नहीं। बीजेपी अपने स्टैंड को लेकर दुविधा में है। गठबंधन के सवाल तो चुभ ही रहे हैं, विपक्ष भी मोर्चा खोलने में पीछे नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के अनुसार खट्टर सरकार राज्य के हित में जो फैसला करेगी वो समर्थन करेंगे, लेकिन साथ ही सरकार को सियासत न करने की नसीहत भी दे रहे हैं। हरियाणा के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम दूसरे प्रदेशों को करने देंगे और हरियाणा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन सभी कदमों में जो सरकार कदम उठाना चाहेगी हरियाणा के हित के लिए, उसके साथ खड़ी रही। भारत सरकार एक है, उसी पार्टी की है, पंजाब सरकार उसी पार्टी की है, हरियाणा सरकार उसी पार्टी की है, तो मिलकर इनको समाधान निकालना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जरूरत है कि संवेदनशील मुद्दे से संबंधित संयम और सावधानी इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इंसाफ के तकाजे को दरकिनार कर सियासी नेताओं की ओर से तंग सियासी मनोरथ के तहत लिया गया कोई भी फैसला लोक भावनाओं को भड़काने का सबब बन सकता है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, पुनीत परिंजा और आनंदपुर साहिब से बिमल कुमार के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। पंजाब सरकार के बिल लाने के कदम के बाद हरियाणा के तमाम नेता एक सुर में बादल सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस बीच रविवार को हुई हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार भी विधानसभा में एसवाईएल पर प्रस्ताव लाएगी। एसवाईएल का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के नेताओं के बीच सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। एसवाईएल का चिन्ह बाहर आते ही हरियाणा में जमकर सियासत हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सत्ताधारी बीजेपी या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी इन लोग। इन सभी ने पंजाब सरकार के उस बिल का खुलकर विरोध किया है जिसे बादल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी। बिल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही एतराज जता चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि हरियाणा के हितों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तो अब ये जो इधर उधर मिलने जुलने वाली सिलसिले हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार पूरी तरह से दबाव बनाए। और किस तरह से दबाव बन सकता है आज के दिन कि केंद्र को बताया जाए, मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल और सारे के सारे इनके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस्तीफा दें, और कांग्रेस के विधायक भी जो हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूरा इस्तीफा अपना देंगे। इस बात के ऊपर हम सब एकजुट होकर खड़े हों कि हम हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ कतई नहीं होने देंगे। वहीं रविवार को हुई हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी एसवाईएल का मुद्दा गूंजा। बैठक में पार्टी ने फैसला लिया कि सरकार एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव लगाएगी। एसवाईएल का जो मुद्दा है हरियाणा प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से हम प्रस्ताव लेकर आएंगे और विपक्ष से भी ये अपील करेंगे कि इसका सर्वसम्मति से समर्थन। एक तरफ जहां बादल सरकार एसवाईएल पर बिल ला रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भी प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया है। साफ है, दोनों प्रदेशों के बीच एक बार फिर एसवाईएल के पानी का मुद्दा विवाद की वजह बनने जा रहा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले होला मोहल्ला को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार होला मोहल्ला में भी एसवाईएल का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाने की तैयारी है। मेले में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब सभी सियासी पार्टियां होले मोहल्ले के जरिए जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। इसके लिए राज्य की बड़ी पार्टियां अकाली दल और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि होले मोहल्ले के दौरान भी एसवाईएल का मुद्दा सुनने को मिलेगा। अकाली दल ने एसवाईएल पर सत्ता पक्ष की ओर से लिए गए स्टैंड को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सम्मानित करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के अनुसार सियासी स्टेज के जरिए वो कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम लोगों के सामने रखेंगे। मंत्री साहब ने एसवाईएल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ फैसला कर सकਣ और उन्होंने सही तथ्यों की जानकारी होवे। अकाली दल और कांग्रेस इस मौके को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते नजर आएंगे। वहीं बाकी पार्टियां भी होले मोहल्ले के रंग में सियासी रंग घोलने के लिए तैयार बर तैयार हैं। अकाली दल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्मान देकर खुद को पानी का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की कोशिश करेगा, तो विपक्ष अपने तर्क देकर लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा। श्री आनंदपुर साहिब से बिमल कुमार के साथ
इधर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में आगामी बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई, तो वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल से हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही राज्यपाल से कहा कि वो सरकार की तरफ से तैयार भाषण को ना पढ़ें। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के तेवर तल्ख है। सत्र पूरी तरह से हंगामेदार होगा। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। जाट आरक्षण के दौरान प्रदेश में हुई हिंसा के मुद्दे को कांग्रेस भुनाना चाहती है। पार्टी ने इसे प्रदेश सरकार की नाकामी बताया है। रविवार को कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। साथ ही पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि वो विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की ओर से तैयार किए गए भाषण को न पढ़ें। इसलिए हमने निवेदन किया है कि आप कल सदन में इस भाषण को पढ़ने से मना कर दें और ना पढ़ें। उधर जाट आरक्षण पर हरियाणा सरकार ने विधेयक लाने का वायदा किया हुआ है। रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में जाट आरक्षण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी पहलुओं पर चर्चा होती है, तो इसलिए उसी संदर्भ में आज की मीटिंग थी और सभी मुद्दों पर उसकी चर्चा की गई। इस बीच आरक्षण के मसले पर जाट संगठनों और खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ मुलाकात की। जाट नेताओं ने साफ कर दिया है कि उन्हें एसबीसी यानी स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी में शामिल होना मंजूर नहीं है। हालांकि इस दौरान जाट नेताओं ने मुख्य सचिव के सामने अपने सुझाव रखे। कैबिनेट कमेटी है, उनके सामने हमारे सुझाव रखेंगे। कैबिनेट कमेटी इस पे फैसला करेगी कि भाई ये 14% में देंगे या 21% में देंगे। फिलहाल जाट आरक्षण हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जाट नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इन सब के बीच में खड़ी है हरियाणा सरकार, जिसे हर चुनौती से लड़ना है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। करीब 72 घंटों के बाद मनाली के चंद्रखनी पास में भारी बर्फ में फंसे 8 युवकों में से 6 को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया और बाकी 2 बचे हुए युवकों की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और आज सुबह उनको सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा। कांपते हुए ये वो 6 युवक हैं जो कड़ी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करके लौटे हैं। चंद्रखनी पास में 70 घंटे से भी ज्यादा समय तक फंसे इन युवकों के लिए ही ये कठिन पल नहीं थे। रेस्क्यू में लगी 7 टीमों के लिए भी ये चुनौती भरा काम था। खराब मौसम में भी लगातार ये टीमें बचाव कार्य में जुटी रही और रविवार शाम 6 युवक सुरक्षित बचा लिए गए। 2 युवक अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। सेकेंड सॉर्टी गई हेली स्कीइंग की, तो उन्होंने 4 बजे रिपोर्ट किया कि उन्होंने ट्रैकर्स को लोकेट कर लिया है। तो उसमें से इन 8 में से 6 ट्रैकर्स को तो लिफ्ट करके यहाँ रुमसू गांव जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ इन्हें ट्रीटमेंट के बाद कुल्लू भेज दिया जाएगा। 2 लड़के वहाँ ऊपर रह गए क्योंकि वो केव्स के अंदर हैं, लोकेट हो गए हैं परंतु सेफ रिपोर्ट हुए हैं। उनके लिए फूड पैकेट्स और बाकी सामान छोड़ दिया है। कल सुबह जैसे ही वेदर क्लियर होता है उन्हें भी लाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी बाधा बना मौसम। मनाली से 20 किलोमीटर दूर नग्गर गांव के करीब चंद्रखनी पास में फंसे युवकों को बचाने के लिए आईटीबीपी की 3 प्लाटून्स भी शामिल हुई। प्लाटून्स में करीब 100 जवान शामिल थे। युवकों को बचाने के लिए चॉपर भी उड़ा, लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। फिर जैसे ही मौसम साफ हुआ, रेस्क्यू टीमें फिर से बचाव कार्य में जुट गई। मैसिव ऑपरेशन चलाया हुआ था। ग्राउंड से भी काफ़ी रेस्क्यू टीम्स, मॉनिटरिंग है, आपकी होमगार्ड्स हैं, पुलिस हैं, आईटीबीपी की टीम्स और लोकल्स के सब लगाए हुए थे। लगातार 11 तारीख से लगे हुए थे। साथ में हमने एरियल भी चलाया हुआ था, जिसमें हमारा जो स्टेट ऑन हेलीकॉप्टर है इसने भी पिछले कल सॉर्टी ली। लेकिन फिर हमने सोचा कि जो छोटा हेलीकॉप्टर है हेली स्कीइंग का, उसको भी लगाया जाए। तो आज सुबह उनको लगाया गया। सुबह जब उन्होंने देखा तो कुछ फुटप्रिंट्स नज़र आए चंद्रखनी के आसपास। तो अभी जो है 3 बजे के बाद जो है दोबारा मौसम साफ हुआ, फिर ट्राई किया तो हाँ वो 6 लोग जिंदा नजर आए। युवकों को सुरक्षित बचाने के बाद प्रशासन और परिवारों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। मनाली से संदीप सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। उसका नाम क्या है? 6 युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया और अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। 2 अभी और युवक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह सीधा मनाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज
मौसम का मिजाज कैसा है, बाकी बचे हुए 2 युवकों को कब तक रेस्क्यू किया जाएगा? संदीप। श्रमित, अगर इस वक्त मौजूदा हालात की बात कर लें, मौसम की बात कर लें, तो मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला है और इस वक्त बारिश भी नहीं हो रही है और चंद्रखनी पास के वाला जितना भी इलाका है वो बादलों से छट चुका है। और मैं आपको बता दूं, ठीक 7:30 बजे हिमालयन हेली स्कीइंग रेस्क्यू टीम फिर से एक बार फ्लाई करेगी और जो वो 2 लड़के हैं जिन्होंने शेल्टर लिया है गुफा में, वहाँ तक अपनी रेस्क्यू टीम को पहुंचाएगी। क्योंकि मैं बता दूं, जहां पर उन्होंने शेल्टर लिया है वो जो गुफा है वो बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है, क्योंकि चॉपर को वहां उतारा नहीं जा सकता है। इसीलिए वहां पर फ्लाई करके एक लंबी रोप के जरिए लगभग 3 रेस्क्यू माउंटेनियर्स को वहां पर उतारा जाएगा, जिसके बाद इन 2 लड़कों को प्लेन इलाके पर लाया जाएगा, फिर वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद उन्हें लगभग 8 से 8:30 बजे के करीब में मनाली लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भी उपचाराधीन किया जाएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि उन लड़कों की तबीयत बिल्कुल ठीक है और दूसरी ओर जो 6 लड़के पिछले कल एयरलिफ्ट किए थे उनका उपचार अभी कुल्लू हॉस्पिटल में चल रहा है, उनकी हालत भी ठीक है। फिलहाल मौसम बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो इन 2 लड़कों को भी कुछ ही घंटों में सेफ मनाली पहुंचा दिया जाएगा। जी श्रमित, इस चुनौती को भी पार कर लिया जाएगा। कल जो 6 युवक लौटे थे, वहां से लौटने के बाद क्या कुछ बता रहे थे वो? श्रमित, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जैसे 10 तारीख को उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की थी, उस दौरान मौसम अचानक खराब हुआ है और विजिबिलिटी इतनी लो हो गई थी और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही थी जिसके चलते वे रास्ता भटक गए थे और उन्हें कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि किस रास्ते की तरफ से जाकर वो नीचे की तरफ उतरेंगे। लेकिन फिलहाल बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही थी कि उनकी मूवमेंट रुक गई और उन्हें वहीं कैंप करना पड़ा, जिसके बाद वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाए हैं अगले 72 घंटों तक और मौसम ने बिल्कुल भी विराम नहीं लिया। और उन्होंने बताया कि उनके पास 2 टेंट्स थे और सिर्फ 3 पीने की पानी की बोतल थी और कुछ खाने का सामान था। लेकिन जब लगभग 72 आवर्स के बीच में जब मौसम रुका है और जब हेलीकॉप्टर ने एक शॉर्ट फ्लाई ली है, उस दौरान हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाया। उसके बाद जब दूसरी फ्लाई हुई है तो कुछ 2 लड़के बाहर निकले थे। उसके बाद इंडिकेशन करने के बाद उनकी लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद उन्हें सफल रुमसू गांव में कल शाम को पहुंचाया गया, जहां पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई। उसके बाद उन्हें कुल्लू ले जाया गया। जी श्रमित। जी संदीप, आज जो 2 युवकों को बचाया जाना है, उनको रेस्क्यू करना है, उनके इस मिशन को लेकर, आज के मिशन को लेकर किस तरीके से मौसम अनुकूल बना हुआ है? मौसम का क्या मिजाज है? फिलहाल अगर मौजूदा हालात की बात कर लें श्रमित, तो इस वक्त मौसम बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि हेली स्कीइंग चॉपर के जो पायलट्स हैं वो बेहतरीन पायलट्स हैं। उन्होंने अब तक लगभग 1500 से ज़्यादा रेस्क्यूज कर चुके हैं। क्योंकि अगर सही तौर पे कहा जाए तो ज़मीनी स्तर पर भी बहुत बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन इस वक्त जो इस सबसे कठिन रेस्क्यू मिशन की बात कर लें तो इसमें ये जो चॉपर की टीम थी ये सबसे बेहतर रही है, क्योंकि इनकी कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद ही इन लड़कों को ट्रेस कर पाया गया है, जिसके बाद सेफली, अगर आप सही कहें तो जैसे जाको राके साइया मार सके ना कोई, आपने कहा था, बिल्कुल ये सही साबित हुआ है। जी श्रमित। संदीप, कल से आप इसको अगर ये कहें कि 11 तारीख से जब से ये खबर आई थी आप इसको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से आप वहां पर डटे हुए, पूरे ऑपरेशन को आपने कवर किया। इस दौरान प्रशासन के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती थी और किस तरीके से प्रशासन इसको देख रहा है? बहुत सफल मान रहा है अपने ऑपरेशन को? अगर सही तरीके से कहा जाए तो प्रशासन को जैसे ही 8 बजे SOS 100 नंबर पे कॉल आया था, उसके बाद इमीडिएट एक्शन करते ही आधे घंटे में टीम्स को डिस्पैच कर लिया था, बिना ये सोचे कि क्या ये फेक कॉल भी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल मौसम बेहद खराब था, क्योंकि चंद्रखनी पास पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा थी और दूसरी ओर उनके किसी भी तरीके का सुराग न होने की वजह से टीम्स को मुश्किल हो रही थी, क्योंकि चंद्रखनी पास का जो एरिया है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच का फैला है। उसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जब 36 घंटे बीत जाने के बाद में कुछ भी सुराग नहीं मिला है तो ITBP के जवान की भी मदद ली गई है और हर संभव मदद लेने की कोशिश की गई है। फिलहाल 2 चॉपर्स को स्टैंड बाई रखा गया था, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं था। लेकिन जैसे ही मौसम ने विराम लिया तो चॉपर्स की मदद से इनकी लोकेशन को ट्रेस कर पाया गया और एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया है। जी श्रमित। जी, कल तो सफलता हासिल की गई, 6 युवकों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन बाकी बचे हुए जो 2 युवक हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए आज मिशन की शुरुआत कब से हो रही है और किस तरीके से होगी?
जी अभी कुछ ही देर में 7:30 बजे के करीब में पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर दी गई है। चॉपर जो फ्लाई करेगा मनाली से रुमसू के ऊपर की पहाड़ी की तरफ में, और वहां पर जंगलों के बीच में एक गुफा है, वहां पर उनको शेल्टर दिया गया है। वहां पर ये अपने माउंटेनियर्स को उतारेगा एक लंबी रोप के जरिए, और फिर ये जो माउंटेनियर्स है उसको जो 2 लड़के हैं उनको उठाकर कम से कम कोई प्लेन एरिया पर लेकर जाया जाएगा, जहां पर इनको दोबारा से एयरलिफ्ट, क्योंकि वहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बस अब देखना ये होगा कि जिस दौरान ये चॉपर फ्लाई करके उस पोर्शन पे जाएगा तो मौसम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी बाधा है। अगर मौसम खराब होता है तो इनके रेस्क्यू मिशन में देरी हो सकती है। जी श्रमित, मौसम का साथ आज भी चाहिए उन 2 युवकों को रेस्क्यू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार आपको मनाली से इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को हमने कवर किया है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और सऊदी अरब में फंसे ऊना के उमेश और उनके साथियों की वतन वापसी की उम्मीद जगी है। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जी मीडिया ने सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की इस गुहार को सरकार तक पहुंचाने के लिए खबर को प्रमुखता से दिखाया। ऊना के युवक उमेश समेत कई लोग वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जी मीडिया को भेजे एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि उन्हें किन हालात में रहना पड़ रहा है। हमें कम से कम 6 महीने की सैलरी नहीं दी है और ना खाने के लिए दे रहे हैं। हमारे को बहुत दिक्कत है। यहाँ पे लाइट पानी बिजली बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे काफी परेशानी से हम किसी से ऐसे मतलब ले लेके खा रहे हैं। कब तक खाते रहेंगे? खुद हमें मतलब इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि यहाँ से बहुत दिक्कत आ रही है। तो बहुत ज़्यादा जी, ना तो खाने नहीं दिया करते, ना कुछ, ना लाइट है, ना कुछ भी है ना जी। जितनी छेती हो सके सानू उन्नी छेती कृपा करके सानू इंडिया को जाते। जी मीडिया की खबर ने असर दिखाया। अब इन लोगों के लिए राहत की खबर आई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके मदद का भरोसा दिया है। तेलंगाना भाजपा के IT सेल के ज्वाइंट कन्वीनर TR श्रीनिवास ने इन लोगों की मदद के लिए सुषमा स्वराज को गुहार लगाई थी। उनके ट्वीट पर सुषमा स्वराज ने जवाबी ट्वीट किया है। सुषमा स्वराज जी ने कल मुझे देर रात एक ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि जनरल VK सिंह जी को पर्सनली उसमें इंटरवीन करने के लिए बोला है और मुझे हेल्प करने की पूरे भरोसा दिया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं जी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो उमेश कुमार जी और बाकी जितने भी फंसे हुए हैं सऊदी अरब में उनका केस उठाए हैं और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें एक सामाजिक कल्याण कार्य में मदद कर रहे हैं। सुषमा स्वराज ने विदेश राज्य मंत्री VK सिंह को उमेश और उनके साथियों की मदद का जिम्मा सौंपा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि VK सिंह जल्द ही इन लोगों तक पहुंचेंगे ताकि अपनों की राह देख रहे परिवारों का इंतजार खत्म हो। ऊना से राकेश मल्ही, जी मीडिया। अब कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। यमुनानगर जिले के गांव अलाहर के कपिल कंबोज जर्मनी में सांसद बने हैं। कपिल 12 साल पहले जर्मनी गए थे। कपिल की कामयाबी से गांव में खुशी की लहर है। नाच गा रहे यमुनानगर के गांव अलाहर के लोग किसी शादी में नहीं नाच रहे, बल्कि ये लोग जश्न बना रहे हैं गांव का नाम विश्व स्तर पर रोशन करने वाले सपूत के लिए। कपिल कंबोज अलावर गांव में ही पले बढ़े, यहीं पर शिक्षा प्राप्त की और फिर आज बन गए फ्रैंकफर्ट कस्टलबाग से सांसद। कपिल कंबोज 12 साल पहले अपने पिता के साथ जर्मनी चले गए और महज 3 महीने पहले ही जर्मनी की FDP पार्टी में शामिल हो गए और सियासत में कदम रखते ही सांसद भी बन गए, जिस कारण अलावर गांव खुशी मना रहा है। पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है जी, जश्न के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा भाई कपिल सांसद चुने गए हैं और जर्मनी में। कपिल जी आज जर्मनी के अंदर जिनको MP बनने का मौका मिला है, उन्होंने पूरे गांव का नहीं, हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। हमें ऐसे बच्चों के ऊपर गर्व है। गांव के वो अध्यापक जिन्होंने कपिल को शिक्षा प्रदान की, वो भी होनहार कपिल के गुणगान करते नहीं थक रहे। इस बच्चे ना जब छोटा सा था यहाँ खेल देख रहा था, खुद देख रहा था, बहुत होनहार बच्चा था और अब जाके वहाँ इन्होंने विदेश में जर्मनी के अंदर बहुत मेहनत करके इन्होंने और सांसद बने, हमें बड़ा गर्व है।
एक छोटे से गांव में जन्मे कपिल की उपलब्धि बयान करती है कि इंसान मेहनत और लगन से किसी भी बुलंदी तक पहुंच सकता है। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। पंजाब के खन्ना के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ नियुक्त किए गए हैं और इस खबर के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। जिला खन्ना में पड़ता शहर समराला, जहां है हीरा निवास। इस हीरा निवास में आजकल खुशियों और जश्न का माहौल है, क्योंकि इस घर के बेटे लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ नियुक्त किए गए हैं। घर में बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके छोटे भाई और बहन गर्व महसूस कर रहे हैं और बचपन की यादें साझी कर रहे हैं। पहला बचपन तो ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग छोटे ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ पहुंचे ਨੇ। लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा ने समराला के इसी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में से 10वीं तक पढ़ाई की और खन्ना के AS कॉलेज में प्री मेडिकल कर NDA के द्वारा फौज में भर्ती हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके रिश्तेदार और नजदीकी भी मानते हैं कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर भी वो हमेशा गुमान से दूर रहे हैं। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਏਡੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ। लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्नल भी हैं और अब वो आर्मी हेडक्वार्टर पर डिप्टी चीफ होने के नाते जमीनी ऑपरेशंस में बतौर माहिर सेवाएं देंगे। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली में हुए फतेह मार्च की। रविवार को दिल्ली में निकाले गए फतेह मार्च में खालसाई शान शौकत का शानदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें देश दुनिया के सिखों ने शिरकत की और ऐतिहासिक कार्यक्रमों के गवाह बने। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ 35,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।